जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल 92 एडू पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर माइनर फिजिक्स यूनिट 4 का आज का हमारा टॉपिक है और टॉपिक है सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इस टॉपिक के बारे में आप काफी ज्यादा पढ़ चुके होंगे और काफी जानते भी होंगे इस टॉपिक के बारे में। सीआरओ एक उपकरण होता है और उसमें इस प्रकार से तरंगे हम देख सकते हैं। ठीक है, सीआरओ के बारे में इस वीडियो में हम सीआरओ के बारे में जानेंगे, कितने पार्ट्स होते हैं उन सब पार्ट्स के बारे में जानेंगे, सीआरओ कैसे काम करता है ये भी जानेंगे और इसके जो कंप्लीट मेरे हाथ से लिखे हुए मेरे नोट्स हैं वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सीआरओ का टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले सीआरओ, पहले आप स्क्रीन पर देख लीजिए। सीआरओ कुछ इस प्रकार से दिखता है, कुछ एक दो फोटोज में डाल रहा हूं तो उस प्रकार से सीआरओ दिखता है, ये देख लीजिए पहले। ठीक है, और ठीक है, अब सीआरओ का एक ब्लॉक डायग्राम बनाया। इससे पहले हम ये जान लेते हैं सीआरओ। तो सीआरओ कैथोड किरण कंपनदर्शी और कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इसका इंग्लिश में नाम है और कैथोड किरण कंपनदर्शी इसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अब सीआरओ है क्या? सीआरओ सबसे पहले ये जान लो। सीआरओ मतलब कैथोड रे, कैथोड किरण मतलब इसमें जो किरणें होती हैं वो कैथोड किरणें होती हैं। ठीक है, अब कैथोड किरणें जब प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र में होकर गुजरती हैं, ध्यान से सुनना, जब कैथोड किरणें प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र में से होकर गुजरती हैं तो उनमें विक्षेप उत्पन्न होता है, डिस्टरबेंस जिसे बोलते हैं। और जैसे ही उन्हें विक्षेप उत्पन्न होता है तो उन विद्युत दोलनों, वहां पर विद्युत दोलन उत्पन्न हो जाते हैं और उन विद्युत दोलनों को हम पर्दे पर देखते हैं इस प्रकार तरंगों के रूप में। ये होता है सीआरओ। सीआरओ क्या है? सीआरओ यही है जिसमें कैथोड किरणों को प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र में होने वाले विक्षेप को, विद्युत दोलनों को पर्दे पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसके नोट्स आपको एंड में मिल जाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बोर्ड है, मैंने सबसे पहले बना के रखा है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम कई प्रकार का होता है, मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखाता हूँ। कुछ एक ऐसे ही ब्लॉक डायग्राम होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं, ऐसे ब्लॉक डायग्राम होते हैं। ठीक है, तो ये एक ब्लॉक डायग्राम ये उनसे पूरा अलग है, जो मैं फोटो दिखा रहा हूँ उनसे अलग है ये ब्लॉक डायग्राम। क्यों है? ये हमारे बीएससी की जो बुक है बीएससी में इसी प्रकार से बना, इसलिए मैंने इस प्रकार से बना दिया है। इसमें ऊर्ध्वाधर निवेशी विभव, यहाँ से निवेशी विभव हम जो विभव है वोल्टेज यहाँ पे डालते हैं। ऊर्ध्वाधर विक्षेपक प्रवर्धक यहाँ पे लगा होता है, ये प्रसव जनित्र होता है। ये पार्ट्स इनके, अभी मैं इनके पार्ट्स बता रहा हूँ। प्रसव जनित्र और क्षैतिज विक्षेपक प्रवर्धक, यहाँ पे क्षैतिज निवेशी विभव होता है और ये लगी होती है 4 नली और ये नली में लगी होती है कैथोड किरण नली में, सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो सीआरटी में 4 प्लेट्स लगी होती है। इन्हीं प्लेट्स का यूज है, मैं इनको एंड में बताऊंगा कि प्लेट्स वर्क कैसे करती हैं, सब आपको एंड में बताऊंगा। अभी इतना जान लो, कैथोड रे का ब्लॉक डायग्राम ऐसा होता है। ठीक है, लिख लो इसे आप। अब कैथोड किरण कंपनदर्शी में कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं? तो कैथोड किरण कंपनदर्शी में 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है सीआरटी, जिसे बोलते हैं कैथोड किरण नली। ठीक है, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब या फिर कैथोड किरण नली। और दूसरा पार्ट होता है इसका विक्षेपक प्लेटें, ठीक है। और तीसरा होता है इसका प्रसर्व जनित्र। विक्षेप प्लेटें हालांकि एंड में लगा होता है, बीच में प्रसर्व जनित्र होता है। ठीक है, पहला हो गया सीआरटी, दूसरा प्रसर्व जनित्र और तीसरा विक्षेपक प्लेटें। ये होते हैं इसके 3 पार्ट्स। अब हम सबसे पहले जानते हैं सीआरटी कैसा होता है। जो कैथोड रे ट्यूब होती है उसी में आपके 3 चीजें आ जाती है। अब सीआरटी में भी 3 पार्ट्स होते हैं, देखिए वो आपको अभी मैं चित्र बना दूं फिर अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बता। ये हमारी कैथोड किरण नली, जो कैथोड सीआरओ का, कैथोड किरण ऑसिलोस्कोप का ये सबसे मेन पार्ट होती है सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक यहां से यहां और हाँ यहां तक, और एक ये और एक ये, 3 पार्ट्स होते हैं। अभी मैं तीनों के नाम वगैरह नामकरण कर दूं फिर इसके बाद मैं बताता हूँ। ये होता है हमारा एफ फिलामेंट, एफ ये बल्ब लगा होता है। ये होता है हमारा एनोड, नहीं सॉरी कैथोड, ये होता है हमारा कैथोड। ये होती है ग्रिड जी, ये आप पढ़ चुके हैं पहले भी। ये यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन गन होती है। सीआरटी के भी 3 पार्ट्स होते हैं, वो 3 पार्ट्स में बताता हूं। A1 A2 ये 2 एनोड लगे होते हैं, Y1 और Y2 ये 2 प्लेटें हो गई, और X1 X2 2 प्लेटें ये हो गई। और ये होता है प्रतिदीप्तशील पर्दा। प्रतिदीप्तशील पर्दा, ठीक है। यहां पर एक प्रतिदीप्तशील पर्दा होता है, देख लीजिए आराम से, ऐसा होता है। और ये कैथोड माइनस, ग्रिड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कैथोड माइनस ग्रिड माइनस, एक एनोड पॉजिटिव एक एनोड नेगेटिव। यहां से यहां तक होती है इलेक्ट्रॉन गन।
इलेक्ट्रॉन गन। 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला पार्ट है इलेक्ट्रॉन गन, और ये कहां से कहां तक, यहां तक होता है। इलेक्ट्रॉन गन यहां तक होती है। इसके बाद ये आती है विक्षेपक प्लेटें। विक्षेपक प्लेटें ये X1 X2 और Y1 Y2 ये 4 प्लेटें होती हैं विक्षेपक प्लेटें, जो कि मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पर बनाया था। कैथोड किरण नली के यहाँ पर आपको ब्लॉक डायग्राम में बनाकर मैंने दिखाई थी वो चारों, ठीक है। और ये S पर्दा होता है, ये बिंदु O होता है, ठीक है। अब समझो इसकी प्रोसेस। सीआरटी कैसे काम करती है। सीआरटी में यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है। 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट्स होता है सीआरटी में इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन का मैं वीडियो आपको अलग से बना चुका हूं। इलेक्ट्रॉन गन मैंने अच्छे समझाया है, फिर भी समझ लो कि जब फिलामेंट से कैथोड में किरण पड़ती है तो इससे प्रकाशिक उत्सर्जन के द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉन निकले, ग्रिड में से होते हुए एनोड A1 A2 से इलेक्ट्रॉन त्वरित हो गए। इलेक्ट्रॉन गन का मतलब होता है कोई भी चीज फायर करने वाली मशीन। इसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन गन है, मतलब ऐसी गन जो इलेक्ट्रॉन फायर करती है। अब इलेक्ट्रॉन फायर करने के लिए इलेक्ट्रॉन को वेग वेलोसिटी उतनी देनी पड़ेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन एनोड A1 और A2 को वेलोसिटी देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी देते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहाँ आगे जाते हैं, यहाँ से एक पुंज प्राप्त होता है। ग्रिड जो है ये नेगेटिव होती है। मैंने इसे आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रॉन गन वाली वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले ये हो गई, और अब ये दूसरी चीज आई विक्षेपक प्लेटें। इन प्लेटों के बारे में अभी आगे डिटेल से बताऊंगा। अब ये बता रहा हूँ, ये 4 प्लेटें होती हैं जो अलग अलग विभव पर होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्रतिदीप्तशील पर्दा लगा होता है S, जिस पर हम जो भी हमारा परिणाम होता है वो तरंग रूप जिसका भी हमें देखना होता है उसका हम तरंग रूप इसमें देखते हैं प्रतिदीप्तशील पर्दा में, ठीक है। ये हुई कैथोड किरण नली, ऐसी होती है कैथोड किरण नली, ठीक है। यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन गन। विक्षेपक प्लेटें, विक्षेपक प्लेटें में प्लेटों के 2 जोड़े होते हैं। देखो, सबसे पहला X1 X2 जोड़ा और दूसरा Y1 Y2, ये 2 जोड़े होते हैं विक्षेपक प्लेटों में। और इन पर विभवांतर आरोपित करके विभवांतर लगा के विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है इन प्लेटों के माध्यम, ठीक है। इन प्लेटों का भी आगे यूज अच्छे से बताऊंगा। और ये प्रतिदीप्तशील पर्दा लगा होता है। यहाँ पर प्रतिदीप्तशील पदार्थ रखा होता है, सेंटर पर प्रतिदीप्तशील पदार्थ रखा होता है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुंज आके इसमें पड़ते हैं तो प्रतिदीप्तशील पदार्थ चमकने लगता है। अब जो भी यहाँ पे जिस प्रकार का पदार्थ होगा उसी कलर का चमकता है। चमक का रंग इस पर लेपित किए गए पदार्थ पर निर्भर करता है। मतलब हरे कलर का लेपित करोगे तो हरे कलर का चमकेगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हुई सीआरटी कंप्लीट। अब प्रसव जनयंत्र के बारे में देखते हैं। प्रसव जनयंत्र एक ऐसा उपकरण नहीं है, उसका डायग्राम कहीं भी नहीं है। प्रसव जनयंत्र एक जनरेटर होता है। जनरेटर जानते हो ना, जनरेटर शादियों में लगाए जाते हैं वैसे जनरेटर। तो प्रसव जनयंत्र एक प्रकार का जनरेटर होता है जो X1 X2 के मध्य विभव उत्पन्न करता है। जैसे अभी मैंने बताया कि एक जो प्लेटें होती है उनके मध्य विभवांतर आरोपित करके विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। तो हमारा जो प्रसव जनयंत्र होता है वो उन प्लेटों X1 और X2 के मध्य विभव आरोपित करता है, विभवांतर आरोपित करने का काम करता है। और ये विभवांतर समयाधार वोल्टेज कहलाता है हमारा, जो कि समयाधार जैसे एक निश्चित समय के लिए मैक्सिमम जाएगा, फिर घटकर एकदम से शून्य हो जाएगा, फिर एक निश्चित समय के लिए मैक्सिमम जाएगा, फिर गिरकर एकदम से शून्य हो जाएगा। और इसका यूज हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा प्रतिदीप्तशील बिंदु है वो पर्दे पर एक समान क्षैतिज दिशा में चले, एक समान क्षैतिज दिशा में चलता है जब हम प्रसव जनयंत्र आरोपित करते हैं। ये प्रसव जनयंत्र जो होता है समयाधार वोल्टेज, ये सिर्फ X1 X2 प्लेटों के मध्य ही आरोपित किया जाता है, Y1 Y2 के मध्य आरोपित नहीं किया जाता, ध्यान रखना। अभी मैं बताऊंगा Y1 Y2 का यूज क्या है इसमें। तो जैसे मैंने बताया समयाधार वोल्टेज कुछ इस प्रकार से होता है, ये गिरकर मैक्सिमम हो, फिर एकदम गिरकर शून्य, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर एकदम गिरकर शून्य, फिर मैक्सिमम, फिर शून्य, इस प्रकार से होता है समयाधार वोल्टेज। इस प्रकार से उसका ग्राफ बनता है। बस ये शॉर्ट चीज ऐसी समझने के लिए मैंने बताया, ठीक है। अब X1 X2 जो हमारी प्लेटें होती हैं उनके बीच हम लगाते हैं समयाधार वोल्टेज। देखो, ये मान लो 4 प्लेटें हमारी, ठीक है। ये हो गई X1 X2, ठीक है। इनके बीच हमने लगाया समयाधार वोल्टेज, इनके बीच में लगाया समयाधार वोल्टेज, ठीक है। ऐसे कुछ ऐसे लिख दो लोग, ऐसे इनके बीच हमने समयाधार वोल्टेज लगाया। अब Y1 Y2 है जो, इनके बीच हम लगाते हैं ऐसा वोल्टेज जिसका हमें तरंग रूप देखना होता है। ध्यान से सुन लो, हम X1 X2 के मध्य लगाते हैं समयाधार वोल्टेज और Y1 Y2 के मध्य लगाते हैं ऐसा वोल्टेज, ऐसा ही वोल्टेज जिसका हमें तरंग रूप देखना होता है। अब एक और चीज, इसकी जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होती है समयाधार वोल्टेज की, उसे हम
जितने वोल्टेज का हम अप्लाई करेंगे Y1 Y2 के मध्य, जो Y1 Y2 होते हैं, Y1 Y2 के मध्य जितने भी, मान लो हमने कुछ 5000 फ्रीक्वेंसी का हमें तरंग रूप देखना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम 5000 लगाएंगे तो जो समयाधार वोल्टेज होगा इसकी फ्रीक्वेंसी 5000 होगी, ध्यान रखना ये चीज होती है। और हम इस पर जो समयाधार वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी होती है वो X1 X2 के मध्य आरोपित किए गए वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। अब जो X1 X2 प्लेटें होती हैं, ये जो प्रतिदीप्त बिंदु होता है उससे ऊपर नीचे कंपन कराने का काम करता है। जो X1 X2 प्लेटें होती हैं ऊपर नीचे कराने का काम करती हैं। अब कोई भी वस्तु जैसे ऊपर नीचे ऐसे हो रही हो, तो जैसे मैं पेन को ऊपर नीचे करूं तो आपको लगेगा पेन ऐसे, मतलब इस प्रकार से एक रेखा सी दिख रही होगी, यहाँ पर बीच में ऐसे ऊपर नीचे करूं तो एक रेखा सी दिख रही होगी। इसी प्रकार से जब Y1 केवल जब हम X1 X2 के मध्य समयाधार वोल्टेज नहीं लगाते, केवल Y1 Y2 के मध्य जो वोल्टेज हमें जिसकी तरंग रूप चाहिए वो लगा देते हैं, तब हमें केवल एक समयाधार रेखा दिखती है। इसे समयाधार रेखा कहते हैं, ठीक है। ये जो रेखा में दिखती है समयाधार रेखा दिखती है। अब जैसे ही हम X1 X2 के मध्य प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं, अब चूंकि Y1 Y2 तो हमारे प्रतिदीप्त बिंदु को ऊपर नीचे करता है और X1 X2 क्षैतिज दिशा में करता है। अब इसी प्रकार जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो ये तरंग रूप देखने को हमें मिलता है। और इसमें कुछ अन्य अवयवी परिपथों का भी यूज किया जाता है, जैसे कुछ अधिक पावर सप्लाई के लिए हमें चाहिए उच्च आवृत्ति वाले पावर सप्लाई, जो उच्च आवृत्ति की उच्च हाई फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाई कर सकें, इनकी भी हमें जरूरत होती है। तो ये तो अन्य अवयवी परिपथों में आ जाते हैं, ठीक है। तो CRO का हमारा कंप्लीट वीडियो यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।